नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। पिछले 5 दिनों से देश के पदकवीर, देश की बहादुर बेटियां, देश के चैंपियन, देश का नाम रोशन करने वाले, ऊंचा करने वाले खिलाड़ी जंतर मंतर पर 40 डिग्री टेम्परेचर में धरना दे रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। पहलवान ऐलान कर चुके हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी इस बार वो उठने वाले नहीं। सवाल यह है कि जब महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए तो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जा रही? क्या दिल्ली पुलिस पर किसी तरह का दबाव है? क्या ब्रिजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है? ब्रिजभूषण कैसरगंज से एमपी भी हैं, बीजेपी के सांसद भी है, क्योंकि गंभीर आरोप लगाने वालों में अब एक और नाम जुड़ गया है, परमजीत मलिक, जो फिजियोथेरेपिस्ट रह चुके हैं। इतने लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ब्रिजभूषण अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। ब्रिजभूषण अब भी जो अपने पद से टस से मस नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये तमाम पहलवान पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दिल्ली पुलिस से कि क्या मजबूरी है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है? तो आखिरकार इनको कौन दिलाएगा इंसाफ और कब तक? ऐसे हम कहेंगे क्या खेलो इंडिया? चर्चा आज इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या कुछ कहना था पहलवानों का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। और जब जो हमारे लीगल टीम है उनका जो निर्देश होगा उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारे साथ हमें न्याय मिल जाएगा तो हम आराम से उठ के चले जाएंगे। अगर हम दोषी है तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। उम्मीद बंदी है हमारी कि देश का उच्च न्यायालय ने हमारी सुनी है। हमारा देश का उच्च न्यायालय तो सेंसिटिव है महिलाओं के लिए, क्योंकि और सब लोगों ने तो कान आंख बंद सब कुछ बंद करके बैठे हैं। और बस अब न्याय की एक आसबंदी है कि शायद हमें न्याय मिले। एक उम्मीद जो बिल्कुल खत्म हो गई थी वो कहीं से एक उम्मीद की किरण तो हमें दिखाई दी है। कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना कोई अप्रोच कर रहा है। बस आज हमारा चौथा दिन है। 4 दिन हो गए लगातार मच्छरों में पड़े हैं, मच्छरों में ही सो रहे हैं। और बस दुर्भाग्य की बात ही थी। तो देखो, बस अब सबसे पहले तो ये एफआईआर हो और उचित सजा मिले। देखो 7 लड़कियों ने तो आपके आगे पुलिस के आगे एफआईआर कर रही हैं, बाकी और भी लड़कियां होंगी हैं भी। देखिए, ये बात तो सरकार को समझनी चाहिए ना। अभी हम तो बात यहाँ पे हमारी देश की बेटियों के मान सम्मान की है और उनके न्याय की है। तो जितना जल्दी अगर इस चीज़ को अगर वो संज्ञान में लेके अगर हमारे को न्याय देंगे तो उतना जल्दी हम वापस ट्रेनिंग पे जाएंगे। वहीं इस मामले पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या कहना है, सुनते हैं। एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु। तो एक सांसद क्या पूरे सिस्टम से बड़ा हो सकता है कि एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है? देश का सवाल आज इन्हीं सवालों के साथ महिला खिलाड़ियों की आवाज कौन दबाना चाहता है? दूसरा बड़ा सवाल, गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक एफआईआर क्यों नहीं की गई है?
तीसरा बड़ा सवाल, जांच हुई, रिपोर्ट आई, लेकिन उस पर पर्दा क्यों है? वो लीपापोती क्यों कर दी गई? वहीं चौथा बड़ा सवाल, क्या ब्रजभूषण सिंह को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? ऐसे में हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आर के मिश्रा हैं, बीजेपी के नेता। हमारे साथ रितु चौधरी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ अजय गुलिया हैं, जेजेपी से। हमारे साथ अश्विनी दुबे हैं, वरिष्ठ वकील। अलका तोमर, नेशनल कोच जो कि रेसलिंग की रह चुकी हैं, वो हमारे साथ हैं। मनोज जोशी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आर के मिश्रा, इस तरीके से खेलेगा इंडिया, ऐसे खेलेगा इंडिया जब पदकवीर, देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां, देश को मुकाम दिलाने वाली, तिरंगे को कहां से कहां पहुंचाने वाले ये पहलवान 40 डिग्री टेम्परेचर में सोएंगे, मच्छरों के बीच रातें गुजारेंगे और इनकी सुनवाई नहीं होगी और एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। सचिन जी, निस्संदेह ये जो खिलाड़ी हैं, निश्चित तौर पर इनके कुशलता के ऊपर में, इनके क्षमता के ऊपर में, इनकी योग्यता के ऊपर में कहीं कोई संदेह नहीं है। और निश्चित तौर पर इन्होंने भारत का मान ऊंचा किया है और भारत देशवासियों का भी मान ऊंचा किया है। जहां तक बात है 18 जनवरी के घटनाक्रम की, अगर मैं देखता हूं सिलसिलेवार ढंग से, तो जिस तरह से सरकार ने इस चीज को संज्ञान लिया और बड़े ही गंभीरता से इन सारे विषयों को लिया और जो खिलाड़ियों की मांग थी उसके ऊपर में उन्होंने विचार किया और उसके साथ ही जो पहला उनका मांग था जो कि उनको कमेटी बना दी जाए, निश्चित तौर पर कमेटी का गठन भी हुआ। अब ब्रजभूषण सिंह जी का इस्तीफा चाहिए। अब वहां पर तीसरी ये थी जो कि कमेटी से आया क्या, कमेटी से निकला क्या, कमेटी की रिपोर्ट कहां गई? या फिर पहले ही, क्योंकि सर उस वक्त भी यही था कि कमेटी से कम में कुछ मानेगा नहीं। अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई, तमाम चीजें हुई, तमाम पहलवान अड़ गए, उसके बाद कहीं ना कहीं मीडिया का दबाव आया, कमेटी बना दी गई। मैं मान रहा हूं, कमेटी की रिपोर्ट में क्या निकला? यही तो खिलाड़ी कह रहे हैं, निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, कम से कम हमारे कहने पे एक एफआईआर तो दर्ज हो। देखिए, अब जहां तक बात है एफआईआर की बात है, निश्चित तौर पर थोड़ी सी प्रारंभिक जांच है। इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जो मांग है, तुषार मेहता जी जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है। हालांकि ये मामला अब चूंकि सब जुडिश हो गया है, इसके लिए उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन सरकार का पक्ष जरूर मैं रखना चाहूंगा, जो कि जहां तक खिलाड़ियों को थोड़ी सी गंभीरता और दिखानी चाहिए थी यहाँ पे, जो कि संवाद बिल्कुल सरकार के साथ होना चाहिए था। जैसे पिछले धरने के ऊपर में हमने देखा था किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंच नहीं दिया गया था, लेकिन अब देख रहा हूं चूंकि राजनीतिक पार्टियों का एक जमावड़ा लग गया है, एक मंच दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कहीं न कहीं इसको भटकाने की कोशिश की जाएगी, ये मैं समझता हूं इस चीज को। लेकिन सरकार का जो निष्पक्ष रवैया है वो हमने देखा है, जो कि चाहे जांच कमेटी राजनीतिक पार्टियां तो सर मंच लेंगी। मैं तो बताऊं, अगर यहां पर विपक्ष में आप होते तो आप भी ये मंच ले लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां तो एक तरीके का एक चलन रहा है। राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक तरीके से अपने हिसाब से तमाम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप एक राजनीतिक पार्टी का जिक्र करते हैं तो सवाल यह भी तो उठता है ना, सांसद महोदय तो वो आपकी पार्टी से हैं, तो ऐसी कौन सी ताकत है जो उनको बचाने का काम कर रही है? रितु चौधरी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और ये चीज लगातार पहलवान पहले भी कह रहे थे कि हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हम पहुंच गए हैं। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान आते हैं या लगातार आ रहे हैं मंच पर, जो लोग भी पहुंच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ये पक्ष विपक्ष में पहलवानों के इन संघर्ष को और पहलवान बेटियों के इन संघर्ष को भी बांटने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे शशि जी ये उठता है कि इतना समय हो गया बेटियों को न्याय की मांग करते हुए, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी जा रही? बेटी बचाओ वाले नारे का क्या हुआ? यहाँ पर बैठकर जो भाजपा के प्रवक्ता है वो बड़ी मतलब बेशर्मी से जो है इस बात को कहते हैं। अच्छा सचिन, सॉरी माफ कीजिएगा, सचिन जी, जो भाजपा के प्रवक्ता है बड़ी बेशर्मी से ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक मंच बना दिया गया है, या जो है राजनीतिक पार्टियां जो है इस मंच का इस्तेमाल कर रही है, तो आप इस्तेमाल मत करने दीजिए, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए और बेटियों को न्याय दे दीजिए। बेटियों को न्याय देने में इतनी परेशानी क्या है? और ब्रजभूषण शरण सिंह क्या भाजपा से भी ऊपर हो गया है? क्या वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो गया है? क्या वो व्यक्ति जो इतनी बेशर्मी से जो भी गाना सुना रहा था, जो कविता पढ़ रहा था, क्या उसे बिल्कुल डर नहीं? क्या उसे बिल्कुल खौफ नहीं? और वो उसकी आंखों में तो कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि जो है जो पहलवान बेटियां हैं वो खुलेआम कह रही है कि 1 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं,
हजारों लड़कियों का उसने शोषण किया है। तो अगर वो लड़की मंच से ये बात कह रही है और इतनी बेबाकी से कह रही है तो इस बात में कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। और एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी जा रही, ऐसा क्या डर है, ऐसा कौन से भेद है जो अगर ब्रजभूषण सिंह पर अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो और कौन कौन से नाम सामने आ जाएंगे जिसके डर से एफआईआर दर्ज नहीं करी जा रही। और क्यों भाजपा जो है इस प्रकार के शोषक का, जो महिलाओं का शोषण करता है, बलात्कार करता है, उस व्यक्ति का बचाव भी क्यों है। और हमेशा जो है भाजपा बलात्कारियों के बचाव भी क्यों रहती है, क्यों नहीं इस चीज पर जो है प्रधानमंत्री जो है संज्ञान लेते, क्यों नहीं उन्होंने जब सवाल पूछा था बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री की तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से हटा दी है, ये मैंने देखा है। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो है मैं अलका जी आपसे लेना चाहता हूं। जब पहली बार बैठे थे ना ये सारे पहलवान बेटियां संघर्ष करने के लिए, या फिर कह रहे थे कि सैकड़ों लड़कियां उनका शोषण हुआ है, तो एक चीज कही जा रही थी ब्रजभूषण शरण जाफर फेडरेशन के द्वारा कि अगर हुआ है तो साबित करो, मतलब जिसके साथ हुआ वही साबित करे। और अब एफआईआर भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक पूछ रहा है कि भैया एफआईआर तक क्यों नहीं। देखिए सर, किसी को उस टाइम पे नहीं पता था क्या हुआ है, क्या कंडीशन है, क्योंकि एकदम से ये धरना प्रदर्शन हुआ था। वो उससे पहले कभी कोई इस तरह की आवाज भी नहीं उठाई गई थी। जब ये खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया था हमारे ने, तो इससे पहले कोई आवाज नहीं उठाई गई थी ब्रजभूषण शरण सिंह पर। अभी सबको पता है कि भाई 12 साल पूरे हो गए हैं। कल शायद विनेश ने या साक्षी ने ही बोला था कि 12 साल पूरे हो गए हैं और इसके बाद ये अपने किसी चहीते को, अपने बेटे को, किसी को ये फिर ले आएंगे और चलेगी इनकी ही। तो कहीं ना कहीं इन सबको उस चीज का भी डर सता रहा है। और जो शोषण वाली बात है सर, मैं लगातार 2017 से लेके 2019 तक मैं इंडिया कैंप में रही हूँ लड़कियों के साथ ही। लखनऊ में ही वो कैंप लगे थे और मेरे सामने एक भी केस ऐसा नहीं हुआ था। कोचेस भी थे और भी, ये भी गीता भी थी, बबीता भी थी, सारी लड़कियां थी, मेरे जूनियर ही हैं ये सब। मैं एज ए कोच इनके साथ रही, किसी ने भी अगर एक शिकायत की हो। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है मनोज जी, मैं इसी पॉइंट को आगे ले जाना चाहता हूं। मनोज हमारे साथ हैं, फिर उसके बाद अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा। मनोज जी, मैं इस पॉइंट को आगे लेकर के जाना चाहता हूं। क्या इससे पहले भी हमने बात की थी, जिक्र किया था, क्या इतनी भर लड़ाई है जो सिर्फ नजर आ रही है कि बेटियों के इंसाफ की लड़ाई, उनका जो उनके साथ न्याय होना चाहिए, शोषण हुआ, एफआईआर क्यों नहीं होती? या फिर उससे बाद भी हमने देखा था कि ब्रजभूषण शरण के साथ जो है कुछ फेडरेशन के पहलवान खड़े हो गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, हम तो ओथ लेते हैं। यहां पर एक और मंच से कुछ और कहा जा रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अंदर की राजनीति जो है और अंदर की जो कुश्ती है, नूरा कुश्ती, वो एक अलग तरीके से है। असल में अंदर खाते चल क्या रहा है? देखिए, जो कुछ भी अंदर चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, समय समय पर इसकी सूचना देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा जो है परमजीत करने जा रहे हैं और परमजीत इंडिया न्यूज़ पर आप इस वक्त लाइव हैं। और पॉक्सो का अभी जिक्र हुआ और पॉक्सो का मामला, एक नाबालिग लड़की ने जो केस दर्ज किया है, अब इन्होंने कहा कि एक नहीं 3 और मामले हैं। वो 3 क्या मामले हैं परमजीत जी, क्या खुलासा करने जा रहे हैं आप? देखिए, पहले भी मैं आपको पिछले इंटरव्यू में बता चुका हूं। तो जो पीछे 2014 का मैंने आपको मामला बताया, जब मैं वहां पर ज़्यादा डिटेल में ना जाके बताऊंगा कि 2014 में तब मैं वहां था, तभी मैंने बात आप विस्तार से बताइए। लखनऊ की ये घटना है 2014 की और वो 3 नाबालिग लड़कियों का मामला क्या है? देखिए, 2014 में गीता फोगाट का घुटने का ऑपरेशन हुआ था, तो जो अपना पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में वहाँ पर साई से परमिशन लेके अपने साथ लखनऊ लेके गई थी। तो जो उनका घुटने का रिहैब का प्रोग्राम है वो मैं देखता था, मतलब जो ट्रेनिंग उनको कराता था। तो वहाँ के चीफ कोच ने मुझे बोला कि हमारी फेडरेशन ने बोला है कि हमें भी एक अच्छे फिजियो की ज़रूरत है, हम अपनी टीम के साथ आपको मर्ज कर देते हैं, आपको हमारी जो इंडियन रेसलिंग टीम है उसका ऑफिशियल फिजियो हम लगा लेते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो 1, 2, 3 महीना जब तक मैं रहूँगा तो मैं करा दूंगा बच्चों को। उसके बाद कुछ समय बाद मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ और ज़्यादातर जो लड़कियाँ खिलाड़ी थी वो हरियाणा से थी। उस टाइम कैडेट एज ग्रुप का भी जो कैंप है वो लगा हुआ था। तो कई लड़कियों ने दबे दबे भाव में मुझे शिकायत की कि यहाँ हमें मेंटली काफ़ी प्रेशर है, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस तरह की हमें हमारे शोषण जो करने के लिए
हमें इस तरह से हमारे पेरेंट्स को भी फ़ोन किया जाता है और यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर के हम आपको अनडिसिप्लिन कर देंगे, अनफिट दिखा के घर भेज देंगे। तो मैंने उनसे बात सुनी और कई मैंने सीनियर रेसलर्स थी जो वहाँ उनसे भी डिस्कस किया। उसके बावजूद जहाँ मैं रहता था मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे ही लड़कियाँ वो रहती थी जो कैडेट एज ग्रुप की थी। कैडेट एज ग्रुप का मैं आपको मतलब बता दूं, कैडेट का मतलब होता है अंडर 17 यानी नाबालिग जी। तो रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास सीढ़ियों से उतरने चढ़ने की काफ़ी आवाज़ें आती। 1-2 दिन मैंने सोचा बच्चे इधर उधर जा रहे होंगे, फिर मैंने नोटिस किया और मैंने थोड़ा सा जासूसी करके देखी तो हर 2-3 दिन बाद एक दो लड़कियां वहाँ बाहर जाती थी। हमारा जो हॉस्टल था उसका जो मेन गेट था वो भी रात को खुला रहता था और बाहर जाके मैंने देखा कि 2 बार ऐसा देखा कि वो किसी गाड़ी में बैठ के गई हैं। सुबह मैंने अगली, क्योंकि वो भी मुझे जानती थी मैं भी जानता था, अगले दिन मैंने उनसे बात किया आप रात को कहाँ गए थे। शुरू में तो डरे, मैंने धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात किया तो उन्होंने मुझे इस तरह से बताया कि जी हम यहाँ से नंदिनी नगर जाते हैं जो ब्रिजभूषण जी का जो कॉलेज है। लेकिन लखनऊ से नंदिनी नगर तो काफी दूर का रास्ता है, तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं और 3.5 घंटे वापसी के भी लगा लीजिए अगर आप तो 7 घंटे लगते हैं। कैसा मुमकिन है कि रात को जाकर वो वहां से नंदिनी नगर से लौट भी आते हैं? नहीं ऐसा भी था, देखिए लड़कियां 2-2 दिन 3 दिन तक भी वहाँ गायब रहती थी। ऐसी लड़कियां थी कि कैंप में कभी भी पूरी लड़कियां नहीं रही और तब हमने इस बात को नोटिस नहीं किया कोई अपने घर गई होगी कहीं गई होगी। कितने साल पहले कौन सा सन था और हफ्ता भर भी लड़कियां हैं जो हफ्ता भर भी रह के गई है। तो वो जो ब्रिजभूषण थे उनका वहाँ भी कोई रेसलिंग सेंटर या स्कूल था, वो हमारी जो रेसलर्स को वहाँ लेके जाते थे ये बोल के कि वहाँ आप जाओगे अच्छे लेवल की रेसलर है, हमारे बच्चों को भी सीखने का वहाँ मौका मिलेगा, इस तरीके से कह के वहाँ जाते थे। सीनियर लड़कियाँ भी कई बार वहाँ जाती थी उनकी जो ट्रेनिंग देने के लिए कि उनके जो वहाँ पर भी उनका शायद रेसलिंग का कोई सेंटर था, मैं तो कभी वहाँ गया नहीं हूँ। और इस बात का मैंने नोटिस किया, मैंने अपने कॉन्फिडेंस में बच्चों को लिया। कमल सेन करके वहाँ एक काफ़ी सीनियर मोस्ट कोच होते थे, मैंने उनको भी जिक्र किया कि यहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, लड़कियों के साथ इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है, लड़कियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो कमल सेन ने मुझे बोला कि मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो इस दौरान वहाँ पर कोई फिर ट्रायल हुई, मेरे ख्याल से कॉमनवेल्थ गेम्स की थी शायद, पक्का मुझे याद नहीं है। तब मीडिया वाले लोग आए तो मैंने मीडिया वाले लोगों को बुलाकर इस सारी बातों को उस टाइम उजागर किया था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गलत हो रहा है और लड़कियों को डरा धमका के बहका फुसला के हर तरीके से मेंटली फिजिकली ये लोग हरास करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो लेकिन मीडिया में तो मेरी बात ऊपर आई नहीं, किसी ने कोई उजागर नहीं किया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसी दिन शाम को जो चीफ कोच थे हमारे कुलदीप मलिक, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि आपका कैंप से नाम काट दिया गया है, आप यहाँ से चले जाइए। नाम काट दिया गया, ये सारा जो घटनाक्रम आपने बताया बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि वो मनोज एक सवाल पूछेंगे आप? ये मामला आता है क्योंकि नाबालिग थी वो, कैडेट थी। और मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि ये सब आपने ओवरसाइट कमेटी को ये सब इसकी जानकारी दी? जी, ओवरसाइट कमेटी में भी जब हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में हमारी मीटिंग हुई, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सारी बातें मैंने उनको विस्तार से बताई। तो क्या रिएक्शन था वहां पर ओवरसाइट कमेटी का? रिएक्शन तो यही था, वो कह रहे थे हम आप लोगों की बात सुन रहे हैं, हम इसको हमारा जो ड्यूटी है हम आपकी बातों को कलेक्ट करके और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को है ऊपर या मनोज मुझे एक तो छोटे से सवाल पूछने। मनोज एक चीज पूछेंगे आप? मनोज ये कौन से सन की बात है और क्या परमजीत को ये नहीं लगा क्योंकि बच्चों के साथ ये मामला हो रहा है, नाबालिग के साथ हो रहा है, कि मुझे तुरंत जो है पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए? देखिए जी, मामला 2014 का है और ये लखनऊ का मामला है। यहाँ पर ये बतौर फिजियो काम कर रहे थे, ये गीता फोगट के पर्सनल जो है इन्होंने बताया नहीं, लेकिन इनको नहीं लगा कि अगर इतना अनजस्टिस हुआ जिसका ये जिक्र कर रहे हैं तो बहुत ही वो है। एक तो ये कि इनको कैसे पता कि ब्रजभूषण के वहां जाती थी, कैसे बच्चों ने कोट किया था, या फिर क्या इनको नहीं लगा कि पुलिस तक जाना चाहिए? मतलब इतना जो है खराब चीज वहां पर हो रही है तो पुलिस को अप्रोच तुरंत करना चाहिए। वहां से पैनल से एक सवाल है आपके लिए कि जब आपको पता चला कि मामला इतना गंभीर है और लड़कियां रात को गायब रहती हैं, नंदिनी नगर जाती हैं, तो आपने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी? नहीं, देखिए पुलिस को तो मैंने कोई सूचना नहीं दी, लेकिन मैंने मीडिया में दिया। वहाँ कम से कम 6-7 पत्रकार आए थे कवरेज करने, मैंने सबके सामने बताया।
वहाँ जो कमल सेन कोच थे मैंने उनको भी बताया वहाँ पर। तो कोई आपके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हुआ? नहीं, मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक्शन ये हुआ कि मुझे वहाँ से भेज दिया गया और मेरी वाइफ भी उस टाइम वहाँ पर उस टाइम की सर आपके सामने रेसलिंग फेडरेशन में आप फिजियो हैं, इतनी सब चीजें हो रही थी, मैं आपकी इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन कोई चिट्ठी किसी खेल मिनिस्ट्री को आप लिख सकते थे या कह सकते थे, आप जो है महिला आयोग को कह सकते थे, तमाम चीजें तमाम मंच होते। 2014 से 2023 आ गया, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस कारण से थोड़ी सी हैरानी हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है ना कि ये एक कोच, यहाँ पर ये फिजियो थे, तो फिजियो ज्यादा से ज्यादा अपने कोच को बता सकता है, रेसलिंग फेडरेशन को इसकी सूचना दे सकता है, लेकिन क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व था तो ये सूचना देने कहाँ जाते इनका कहना है। और इन्होंने ओवरसाइट कमेटी के सामने ये मामला रखा तो वहां पर भी इनके साथ इनको रोका गया बीच बीच में, और इनको यहां तक कहा गया कि आप सबूत जुटाइए, इसके बिना सबूतों के बात मत कीजिए। अब 2014 की घटना के ये सबूत कहां से लाएंगे? क्या वो लड़कियां आगे आएंगी? लेकिन जो जी नहीं, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है, जाहिर सी बात है, इस तरीके से कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं। अब हमने ओवरसाइट कमेटी को भी बता दिया, हम पुलिस में भी चले गए, पूरा मीडिया भी आ गई, हर जगह बता दिया, अभी नहीं कुछ हो रहा है तो तब सोचिए क्या होगा। नहीं ठीक है, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं, उन्होंने वापस लौटूंगा कि हमने अब मीडिया को भी बता दिया, चलिए ठीक है, हम तो अब भी पुलिस में चले गए। अब कोर्स करेक्शन क्या चल रहा है, अब भी यही चल रहा है। पहले तो ये था कि कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट क्या आई वो पता नहीं, अब ये चल रहा है कि ऐसा है कि खुद ही साबित करो तब करेंगे एफआईआर। लेकिन क्या कहना है स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, ये पहले वो सुनते हैं फिर चर्चा में वापस लौटेंगे। पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं, 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा नहीं, एक बंदा और ऐड कीजिए, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई, बनाएगी और 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है, किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है जी, मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे। अनुराग जी, चलिए वापस लौटते हैं अपने पैनल की तरफ। अश्विनी दुबे, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इतना मुश्किल है क्या एक एफआईआर दर्ज करना? इतने पहलवान बेटियां यहां पर खड़े। अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि इन्हीं कहने पर हमने जो है कमेटी बना दी थी, कमेटी में जो इन्हीं पहलवान खिलाड़ी है उनको भी मौजूद किया गया, रखा गया, और उसके बाद एफआईआर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सारा पेच एफआईआर पे तो फंस रहा है। देखिए सचिन भाई, सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने का एक क्राइटेरिया होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्राइटेरिया ये है कि जो अग्रीव्ड पर्सन या विक्टिम है वो रिटर्न कंप्लेंट फाइल करेंगे तब एफआईआर होगी। रिटर्न कंप्लेंट जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने से 2 दिन पहले आई, और उसी समय अचानक जो रिविलेशन आई वो आई कि एक माइनर के साथ भी इस तरह की कुछ एलिगेशंस आए कि घटना हुई। देखिए, माइनर के साथ घटना को बहुत सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल स्टैट्यूट है पॉक्सो एक्ट, जो पार्लियामेंट यह भी कहता है कि 18 साल से किसी भी कम के व्यक्ति के बच्चे के साथ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जेंडर न्यूट्रल वो लॉ है, अगर किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा, और वो गैर जमानती अपराध और बड़ा सीरियस ऑफेंस माना जाता है। तो वो निश्चित तौर पर एफआईआर तो बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जो पहले जनवरी में जब इन लोगों का प्रोटेस्ट था, जनवरी में जब इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लग रहे थे, क्योंकि बात
लीगल पर्सन होने के नाते वैसे भी कि अगर जनवरी में सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो रही तो एट द फर्स्ट प्लेस दे शुड हैव अप्रोच टू द पुलिस ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिशियल्स के सामने कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए। तीसरी बात, 2014 की रेवोल्यूशन जो 2023 में हो रही है, रेवोल्यूशन नो डाउट टाइम एक डिले एक मैटर करता है, लेकिन अगर उन रेवोल्यूशंस के बाद ऐसा लगता है कि वो रेवोल्यूशंस इतनी खतरनाक थी कि उस समय लोग नहीं बोल पाए किसी वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, तो वो नहीं हो पाई, तो वो भी एक इशू है, उस पर भी रिटर्न में कंप्लेंट अब भी फाइल होनी चाहिए। और चौथा और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय है, वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब कमेटी बनी, एक कमेटी बनी, 2 कमेटी बनी, जांच में बबीता फोगट को भी लिया गया। अब वो जांच रिपोर्ट की क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को इन लोगों को दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इन लोगों के कहने पर ही जांच कमेटी बनी, तो जांच कमेटी की रिपोर्ट अगर इन तक नहीं पहुंचेगी तो आपने कंप्लेनेंट की बात तो मानी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि आज भी जो और सारे जो लोग आ रहे हैं निकल करके, जो बच्चियां आ रही हैं, वो सब कंप्लेंट फाइल करो और अपने अपने एपिसोड्स को लिख करके दें। जब अपने अपने एपिसोड्स को लिख करके देंगे तो एफआईआर किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट के केस में दर्ज करना पुलिस की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए कि पुलिस नहीं करती, पुलिस के ऊपर भी एक्शन होता है। ये जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस भी है जो निर्भया के केस के बाद में आई, सुप्रीम कोर्ट की भी 5 जजेस बेंच की जजमेंट है, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसी जजमेंट्स पास करती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआर नहीं होगी, परंतु यह है कि इनको अप्रोप्रिएट और राइट फोरम एफआईआर दर्ज करवाने जाना चाहिए। एक तो यह पहलू हो गया। दूसरा विषय यह है कि अगर ये किसी राजनीतिक दुर्भावना के तहत या पॉलिटिकली मोटिवेटेड या किसी वेंडेटा के तहत ये काम कर रहे हैं तो भी इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच करने के लिए भी सरकार स्वतंत्र है, तो फिर उसमें जांच ना करके, इनके इश्यूज को ना एड्रेस करके आप फिर इनका जो मेडल लाया इन्होंने, देश के लिए मेहनत की, उस पर आप पानी फेर रहे हैं। तो तमाम ये इश्यूज है। और ये निश्चित सबसे बड़ा इनकी जगह कहीं पर भी हो सकती, कम से कम उस जंतर मंतर के उस कोने पर, उस प्रदर्शन पर तो नहीं हो सकती ना। एक कमेंट मैं अजय गुलिया का ले लूं, फिर ऋतु जी आपके पास आता हूं, फिर आता हूं मैं मिश्रा जी आपके पास भी। अजय गुलिया जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। अजय, हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्या टेक है इस वक्त आपका सर? क्या मजबूरी आपको लग रही है? क्योंकि मंत्री तो यहां अभी कविता गा रहे थे। नहीं, देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, जननायक जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड ले कर दूं, जननायक जनता पार्टी हमेशा से खिलाड़ियों के साथ रही है। देखिए, खिलाड़ियों के कहने पर कमेटी बनी, अब खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट में मूव कर गए हैं। अभी उससे पहले ऐश्वर्या दुबे जी ने भी जैसे स्पष्ट किया था कि देखिए, अगर एफआईआर होना, चाहे पहले की घटना है या अब की घटना है, ये खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर खिलाड़ी रिटर्न कंप्लेंट देंगे तो इसमें एफआईआर भी दर्ज होगी। और जिस प्रकार से खेल मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि खिलाड़ियों के कहने पर भी बबीता फोगाट को उसके अंदर शामिल किया गया था। और जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या है ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं है, रिपोर्ट के अंदर क्या है। लेकिन मैं ये जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा और जननायक जनता पार्टी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हुई है। ठीक है, स्वाति आप कुछ बोलना चाह रही थी, फिर उसके बाद मिश्रा जी आपके पास आता। ठीक है, ऋतु जी आप बोलिए। देखिए, मैं एक छोटा सा सवाल है कि एक सरकार जो इतनी ज्यादा जो है एक्टिव है कि जरा सा अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल दे तो एयरपोर्ट पे स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस जो है गिरफ्तार करने पहुंच जाती है, कि अगर किसी भाषण में एक किसी विशेष नाम को या विशेष सरनेम को बोल दिया जाए तो सांसद की सदस्यता को फौरन रद्द कर दिया जाता है और जो है पुलिस कहां से कहां पहुंच जाती है, अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर किसी प्रधानमंत्री जी से मिलते जुलते कपड़े पहन ले तो पुलिस जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए फौरन एफआईआर दर्ज कर देती है। विपक्ष का कोई भी व्यक्ति या पत्रकार या स्टूडेंट या कोई भी सरकार के खिलाफ जरा सा भी बोल दे तो पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए फौरन एफआईआर दर्ज करके उसके घर पर, उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। लेकिन इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है कि जो इस देश को सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ी है, विश्व में तिरंगे का परचम लहराने वाले जो खिलाड़ी है, वो बहुत समय से बैठे हैं और लड़कियां अपनी इज्जत का हवाला देकर के हमारे साथ ये हो रहा है, कैमरे पर बोल रही है और पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं, प्रधानमंत्री जो है सुनने को तैयार नहीं, जो केवल जो है फोटो खिंचवाने के लिए
जो खिलाड़ियों को ठीक है इस्तेमाल मिश्रा जी करते जवाब हैं, दीजिए। और यहाँ उनके पर तो उनका मतलब जो कि है, ठीक है उनका यहाँ पर तो जो उनको है ही टेक्निकलिटी पहचान समझाई जा रही नहीं है ऐसी- कि अगर रिटर्न में दें 8 साल पुराना मामला है तब पॉक्सो में आता है, उसके तहत ये होता है। कितने ऐसे मामले हैं कि स्वतः स्फूर्त जो है वो पुलिस संज्ञान लेकर के उसी वक्त एफआईआर दर्ज कर लेती है, किसी की शिकायत पर उसी वक्त एफआईआर दर्ज हो जाती है, ट्वीट पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तमाम चीजें हो जाती हैं। और यहां पर इनको कहा जा रहा है कि एक लिखित वो होता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, वो तब जब यहां पर नाबालिग से जो है यौन शोषण के मामले आ रहे हैं। और यहां पर आपके सांसद महोदय इस्तीफा तक नहीं देते, उनका इस्तीफा तक नहीं होता। कौन बचा रहा है सर? देखिए सचिन जी, यहाँ पर मैं आपके बातों का जवाब बिल्कुल दूंगा। और मैं सबसे पहले रितु जी की जो संवेदना जो व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है राजस्थान की बेटी भी देश की ही बेटी है, और वहां पर भी ऐसे ही संवेदनशीलता की अपेक्षा वहां पर राजस्थान के लोग भी रखते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा उधर भी ध्यान देना चाहिए। अब मैं आता हूं आपके विषय के ऊपर। अभी आपने देखा जो कि खेल मंत्री जी, और मैं कल भी किसी कॉन्क्लेव में था, वहां पर भी इस तरह की बातें आई थी। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए रितु जी, अरे सुन लीजिए। आप क्या जाने आत्मसम्मान क्या होता है? आपकी पार्टी क्या जाने आत्मसम्मान क्या होता है? पहले सुन लीजिए। अरे पहले सुन लीजिए, पहले आप सुनने, अरे पहले सुन लीजिए। संवेदनशीलता रखिए, संवेदनशीलता रखिए हर जगह। राजस्थान की बेटी क्या बेटी देश की बेटी नहीं है? राजस्थान की बेटी क्या देश की बेटी नहीं है? राजस्थान की बेटी क्या देश की बेटी नहीं है? सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए रितु जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बेटियों के नाम पर सिंपैथी आपने ली, किसने ली? सचिन जी, सचिन जी जरा किसने लगाए? अब बेटियां बोल रही है कि हमें बचा लो, तो आप जो है आंख बंद करके बैठे हुए। अरे तो ऐसे ही संवेदनशीलता की अपेक्षा राजस्थान की बेटियां भी तो रखती है, लेकिन संवेदनशीलता कहाँ चली जाती है आप लोगों की? उस समय में कहाँ, जहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होता, वहाँ पर आपकी संवेदनशीलता कहाँ चली जाती है? हम यही तो प्रश्न करना चाह रहे हैं, हम यही तो प्रश्न करना चाह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की बेटी भी देश की बेटी है, उसके बारे में भी तो शब्द चलते हैं। वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्या ये सवाल नहीं बनता है? ये क्या सवाल नहीं बनता है? बिल्कुल सवाल बनता है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दिखाना चाहिए संवेदनशीलता, और भी स्टेट में, छत्तीसगढ़ में भी दिखाना चाहिए आपको, राजस्थान में भी दिखाना चाहिए। इतनी बेशर्मी मत दिखाइए सचिन जी। मेन चीज क्या है, सचिन जी मैं विषय पर आना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मिश्रा जी इस जवाबदेही से फिर कैसे बचेंगे? ठीक है, आप रितु जी को चुप करा देंगे, रितु जी उस मामले को राजनीतिक मोड़ दे देंगी, या और तमाम पार्टियां। सर हम तो किसी पार्टी से नहीं आते हैं ना सर, वहां पर ठीक है सत्यपाल मलिक भी पहुंच जाते हैं, तमाम लोग भी पहुंच जाते हैं, और तमाम नेता लोग भी पहुंच रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं। मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूं सर। मैं नहीं चाहता हूं कि कौन किस पार्टी का वहां पर गया, किस पार्टी गया, वहां से बैठा कि नहीं बैठा। मेरा सबसे बड़ा यह है कि इतना बड़ा इल्जाम लग गया, कमिटी तक बन गई, इतनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो इस्तीफा दे देते। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से वो इसलिए इस्तीफा नहीं देते, या खेल मंत्री इसलिए उनका इस्तीफा नहीं लेते क्या? क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है और एक वोट बैंक से जुड़े। नहीं, सचिन जी आइए हम विषय पर आते हैं, विषय की गंभीरता को समझते हैं। क्या हमने विषय की गंभीरता को संज्ञान में न लेते हुए क्या हमने कमेटी नहीं बनाई? क्या ब्रजभूषण जी को हमने उस सब मामलों से अलग नहीं किया? उनको जब तक जांच कमेटी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो किसी तरह के हस्तक्षेप नहीं करेंगे संघ के अंदर में। क्या जब ओवरसाइट कमेटी बनाई वो तो कविता गा रहे हैं बैठ करके सर, वो तो उनको तो कहीं नहीं लग रहा लगातार कि भाई किस तरीके से रिपोर्ट भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो तो कविता गा रहे सर, इस्तीफा तो ले लेते, वापस दे देते पद पूरी गरिमा के साथ। अब देख मैं वही चीज मैं कहना जो चाह रहा हूं सचिन जी, मेरा जो कहना है, देखिए हर एक स्टेटमेंट जब वहां पर दिया गया साइट कमेटी के द्वारा, ओवरसाइट कमेटी हो या कमेटी जिस खेल मंत्रालय ने भी बनाया और उसके बाद ओलंपिक संघ ने भी बनाया, ये सारी चीजें वहां पर होने के बाद और सारे खिलाड़ियों के कंसेंट के बाद, सारे खिलाड़ियों की सहमति के बाद सारे कुछ हुए हैं। अब मुझे लग रहा है कि क्या थोड़ा सा उस रिपोर्ट के बाद इंतजार नहीं करना चाहिए था? उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है उसका तो इंतजार कम से कम कर लेते। रिपोर्ट आई कहां? सवाल तो यही है ना अश्विनी दुबे, सवाल यही है ना सबसे बड़ा। ये पेच ये दूसरी बार धरने के लिए आने इसलिए पड़ा क्योंकि रिपोर्ट कहां है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइम बाइंग एक टेक्निक है, यहां सिर्फ लीपापोती करने की कोशिश थी, तभी तो यहां पर एक पैरेलल तरीके से खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अश्विनी दुबे। सचिन भाई फ्री फेयर इम्पार्शियल इंक्वायरी
किसी भी नॉर्मल केस में होनी चाहिए। ये केस तो देश के लिए जो पदक लेकर आए, हमारी बेटियों ने जो हमारी विमेन एम्पावरमेंट का सही तरीके से दुनिया में लोहा मनवाया, जिन्होंने देश को सम्मान दिलवाया, उनकी लड़ाई की बात है। तो रिपोर्ट तो निश्चित तौर पर वैसे भी बाय डिफॉल्ट सरकार की जिम्मेदारी बनती है को करे, पहला वन। दूसरा, चूंकि सवाल उठ रहा है बृजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर, और जो बृजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रभावशाली सांसद हैं, तो इसलिए भी सरकार को, चूंकि सत्ता में बीजेपी है, तो सरकार को इसलिए भी फ्री फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है, जो जांच कमेटी बैठी है, वो भी लेकर आना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जांच कमेटी में क्या कंप्लेनेंट्स या अग्रीव्ड पर्सन के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, रिकॉर्ड करवाने गए, उन्होंने क्या कहा, उस पर क्या कंसीडरेशन हुई, उस पर क्या तथ्य जुटाए गए, ये सब भी लेकर अगर आप जांच रिपोर्ट किसी परिस्थिति में पब्लिक नहीं करते, इसका मतलब ये बात है कि आपकी जांच रिपोर्ट इस बात पर बनी है जिससे आपके खिलाफ भी रेवलेशन हो सकती है, या आपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जांच नहीं किया। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन्हें जाना पड़ा, इसका मतलब यह है कि जो स्टेट है हमारा, या जो हमारी एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज ने अपना काम नहीं किया। कोई आदमी अगर अदालत में जा रहा है तो अदालत में वही जाता है जो पीड़ित होता है, यानी उसको जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के मुताबिक न्याय नहीं मिलता। तो इसका मतलब यह है कि जो तमाम जजमेंट्स, तमाम रूलिंग्स आई, अब देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं सचिन भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस गोगोई के ऊपर आरोप लगा, उन्होंने तुरंत कमेटी बनाई, कमेटी बना के अपने को अलग करके 3 मेंबर कमेटी बना दी, वो भी जांच हुई, वहां भी जांच हुई। तो जांच तो होती ही है ऐसे केसेस में, ऐसे सेंसिटिव केसेस में, जब मुद्दा इस पर जुड़ा हो कि देश के खिलाड़ी मैदान में ना होने के बजाय, खेल के मैदान में ना होने के बजाय अगर प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक, यानी आपने कहा कि इसका एक लीगल इशू भी है, एक लीगल इशू भी है, उसके अंदर यानी फोर्सेज कमेटी को बताया गया। लेकिन मनोज जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अभी कुछ देर पहले जब अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा गया, वो ये कह रहे हैं कि पहले कहा गया कि कमेटी बनाई है, मैं हिमाचल से वापस आया, 2 दिन लगातार सफर करके, रात भर जो है मैं बैठा हुआ, एपिसोड आपने भी देखा था, हमने भी देखा था। फिर इन्होंने कहा कि कमेटी के बाद जो है, जो मेन है बबीता फोगाट, तो उनको भी जो है मेंबर बनाइए, बीच में पद दीजिए, तो बबीता फोगाट को भी लिया। ये सब होने के बावजूद भी एकदम फिर से अचानक फिर ये जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। भाई कमेटी की रिपोर्ट आने देते, देखते कि हम कितने कंसर्न है कि नहीं, हम क्या एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। देखिए 5 अप्रैल को जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई थी, और 5 अप्रैल से लेकर आज कितनी तारीख हो गई आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहलवानों का सब्र का बांध बिल्कुल टूट चुका था, और खेल मंत्रालय ने जो स्ट्रक्चरल लैप्सेस का जो जिक्र किया कि जो WFI है और पहलवानों के बीच में स्ट्रक्चरल लैप्सेस है, ये कौन नहीं जानता, ये आपस में गतिरोध था, इसमें कौन सी नई बात उन्होंने कही। तो यहाँ कुछ कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि वो कदम नहीं उठाए गए, इसलिए पहलवानों को ये मजबूर होना पड़ा। और सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, खेल मंत्रालय का रवैया रहा, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या लीपापोती की जा रही है खेल मंत्रालय की तरफ से? देखिए, मैं क्या, पूरा देश देख रहे हैं, मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से हर तरह से लीपापोती की जा रही है जितना हो सकता है। जैसे पीछे कमेटी की बात आई थी अभी, तो कमेटी को हम लोगों ने जो बयान दिए थे, उन्होंने उन्हें कहीं रिपोर्ट सौंपी या न सौंपी, हमें कुछ बताया नहीं गया, पब्लिक को कुछ नहीं बताया गया, मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। और कई दिन हो गए हम यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे देश का मीडिया हमारे साथ है, हर बात को कवर कर रहा है, अभी तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं सरकार इनको प्रोटेक्ट कर रही है, वरना कोई साधारण आदमी भी जाकर अगर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए तो उसकी भी हो सकती है। यहाँ जो देश के इतने बड़े बड़े सितारे हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है। एक सवाल यहाँ पर बड़ा स्वाभाविक सा है कि जो पहलवानों के बीच में भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर यहाँ पर एक महिला जिम्नास्ट जो कि कोच के अभद्र रवैये से परेशान थी और उसकी सिर्फ टिप्पणियों से उसको दिल्ली के IPS स्टेट से गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इनको क्यों नहीं किया जा सकता? और एक असम की लड़की का जो मामला आया उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। बहुत से ऐसे किस्से हैं, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बहुत से ऐसे किस्से, और यहाँ पर तो इतने हीनियस और कितने सीरियस चार्जेस हैं, यहाँ पर इतने हीनियस और कितने सीरियस चार्जेस हैं, और उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कमेटी की रिपोर्ट, टाइम फ्रेम, टाइम आ जाता,
फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भैया रिपोर्ट तो सौंप दी गई, खिलाड़ी कह रहे हैं कहां 5 तारीख की रिपोर्ट सौंप दी, अब तक तो हो जानी चाहिए थी एफआईआर, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुई है। तो गुलिया जी ये सवाल भी तो बनता है ना, ऋतु जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। गुलिया जी सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि ये तो घालमेल करने की कोशिश थी, कौन सी ऐसी चीज है जिसको बचाया जा रहा है कि क्या रिपोर्ट में ऐसा क्या आ गया, क्यों खिलाड़ियों के साथ कोई नहीं खड़ा दिख रहा? नहीं देखिए, मैं तो यही चीज आपको पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं है, तो रिपोर्ट में क्या है ये तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि रिपोर्ट के अंदर क्या है, या तो जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो इस पर कोई टिप्पणी करें। आप और हम तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि रिपोर्ट के अंदर क्या है। और देखिए एफआईआर की मैं एक चीज आपको जरूर बता दूं कि एफआईआर का तो प्रावधान ही है कि कोई भी, मैं सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जाकर के कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। इससे पहले खिलाड़ियों की तरफ से प्रयास ही नहीं किया गया। अगर खिलाड़ी कहीं रिटर्न में कंप्लेंट देते तो एफआईआर जरूर दर्ज होती, वो कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन खिलाड़ियों ने पहले भी धरने प्रदर्शन का रास्ता चुना था और वो जंतर मंतर पर धरने में बैठे थे, उनके कहने से कमेटी का गठन हुआ था। और इस बार भी खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट मूव करके गए हैं और खिलाड़ियों ने ही सुप्रीम कोर्ट में ये डायरेक्शन के लिए कि दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दी जाए। तो मैं आपके एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि एफआईआर को तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर कोई खिलाड़ी है तो देश का गौरव बढ़ाने वाला, अगर एक आम आदमी किसी के खिलाफ कोई एफआईआर या किसी की कंप्लेंट है नहीं हो रही है ना सर, तो नहीं हो रही ना। यहाँ तो किसी के कहने भर से अगर किसी को कुछ अभद्र लग जाए तो उस पर यहाँ गिरफ्तारी हो जाती है, यहाँ तो नहीं हो रही ना एफआईआर। पुलिस तो वही काम करती है ना, तभी तो मैं उस दबाव की बात कर रहा हूँ। ऋतु देखिए सचिन, अभी आपके सामने सत्यपाल मलिक का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि उन्होंने कुछ जो है खुलासे किए, उसके फौरन ईडी जो है और पुलिस जो है उनके घर पे पहुंच जाती है और उनको जो है बुला लिया जाता है पूछताछ के लिए। तो जो सरकार इतनी सक्रिय है वो बेटियों के मामले पे पंगु क्यों हो जाती है, अपाहिज क्यों हो जाती है? और भाजपा का चरित्र जो है वो पूरा देश जो है, पूरी दुनिया देख रही है कि देश को सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ी जो है न्याय की मांग कर रहे हैं पिछले कितने समय से, लेकिन उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है। इसका साफ मतलब है कि बलात्कारियों को माला पहनाने वाली सरकार, बलात्कारियों का स्वागत करने वाली सरकार बेटियों के खिलाफ है, महिलाओं के पूरी तरह से खिलाफ है। पहले ये कुलदीप सेंगर को बचाते रहे, चिन्मयानंद को बचाते रहे, अब ये बृजभूषण को बचा रहे हैं और उसकी संसद सदस्यता जो है आज तक उस पर सवाल ही नहीं है। वो आराम से जो है घूम रहा है, फिर रहा है। लड़कियां अभी भी डर में है, डर के साए में जी रही है, आराम से जो है आपके चैनल पे जो है गाना गा रहा है और जो है कविता सुना रहा है। ये इस प्रकार का जो चरित्र है भाजपा का और इस प्रकार का जो बलात्कारियों को बचाने का चरित्र है, वो क्या पूरा देश देख नहीं रहा है? क्या बेटियों के और महिलाओं के खिलाफ जो इनकी मानसिकता है, मिश्रा जी जवाब वो कब तक जो है जवाब दीजिए, वरना कहना छोड़ दीजिए खेलो इंडिया, बेटियों का वरना फिर कोई नहीं भेजेगा बेटियों को। हरियाणा में जहाँ घर घर से भेजा जाता है कि जाइए पहलवानी कीजिए और जाइए तमाम पदक लेकर के आइए, जाइए जो है कितने तरीके की जो उनके ऊपर फिल्में बन गई, तो फिर मत कहिएगा खेलो इंडिया। आज अगर खड़े नहीं नजर आ रहे हैं तो फिर कम से कम इन खिलाड़ियों के साथ, इन खिलाड़ियों की कम से कम ये जगह जंतर मंतर का धरना तो नहीं है। मिश्रा जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। खिलाड़ियों का बिल्कुल जगह धरना प्रदर्शन नहीं है, यहाँ पर जंतर मंतर नहीं है, बल्कि उनका खेल का मैदान है उनका जगह। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को। लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि केस के अंदर में जो प्रोग्रेस हुआ वो किस तरह से प्रोग्रेस हुआ, साथ ही अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से खींचातानी की जो स्थिति बनी हुई है और सारा जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिया है दिल्ली पुलिस को, क्यों नहीं उन्होंने एफआईआर किया है, उसकी टेक्निकलिटीज है। और टेक्निकलिटीज को जब अगर हम कहते हैं तो उस चीज को जब सारे खिलाड़ियों को मानना चाहिए जो क्या टेक्निकलिटीज है, खिलाड़ी जो है सो क्या सबसे पहले कहां पर मूव करना चाहिए था उनको, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीजें हैं। अब दिल्ली पुलिस ने जो है सो उनको नोटिस दिया है अगर सुप्रीम कोर्ट ने, तो निश्चित तौर पर अब वहां पर जाकर के अपना जवाब दाखिल करेंगे। मुझे लगता है जो कि कम से कम खिलाड़ियों को अपनी बातें बिल्कुल सरकार के साथ, जैसे 14 बैठकें हुई, हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुना है जो खेल मंत्री जी ने खुद ही कहा है जो कि 14 बैठकें हुई और उस बैठक के अंदर में यही बातें हुई होगी, डिस्कस हुई। लेकिन मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है या कम्युनिकेशन गैप है, और ये किस लिए है मुझे लगता है सर ये पहले क्यों नहीं दूर किया जाता कि तब रातों रात जो है खेल मंत्री को खिलाड़ियों के बीच पहुंचना पड़ता है, जंतर मंतर उन्हें कहना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ये सरकार जो कि खिलाड़ियों के साथ खड़ी
होती नजर आती रही है। ओलंपिक से लेकर के प्रधानमंत्री तमाम संवाद करते हैं, वहां पर ऐसी तस्वीर भी तो जाती है ना पूरी दुनिया में कि आज यहां पर पहलवान बेटियां किस तरीके से बैठी हैं और उनके लिए कोई एफआईआर दर्ज करने वाला भी नहीं है। गुलिया साहब बोलिए। नहीं देखिए, मैं एक चीज में इंटरव्यू अब पिक्चर क्या अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी कि सत्यपाल मलिक जी को सीबीआई का नोटिस भेज। देखिए, उस मामले की इनको जानकारी होनी चाहिए कि सत्यपाल मलिक जी स्वयं उस मामले में कंप्लेनेंट हैं। उन्होंने कंप्लेंट सीबीआई को दी कि फलानी जगह। अरे सर उनको छोड़िए ना, वो तो कहीं वो तो काप लगा ली थी, क्या हो गया था वो छोड़िए सर, हम उन पे थोड़ा ना अभी बात करने के लिए बैठे हैं। अब मुद्दे पे रहिए ना, गोल पोस्ट थोड़ा शिफ्ट कर देंगे सर। ये किस प्रकार के मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो स्वयं उनको जानकारी लेने के लिए उनको बुलाया गया था। ये देश के सामने तो आप कर रहे हैं जनाब, आप कर रहे हैं, देश को मिसलीड कर रहे हैं। एक बलात्कारी को जो है बलात्कारी को बैठा के रखा हुआ है आपने। अब इनके खिलाफ कोई बात हो जाए तो इनके ऊपर में आरोप लगाने में इनको बहुत आराम होता है, इनको आराम होता है। लेकिन ये अपने अंदर में मंथन नहीं करते, इनकी पार्टियां अपने अंदर में मंथन नहीं करती है, इनकी जहां जहां सरकारें हैं वहां पर ये मंथन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बड़ी संवेदनशीलता दिखाते हैं। जब अपने प्रदेशों की बात होती है वहां पर इन लोगों को चुप हो जाना पड़ता है। वहां पर ये किस तरह के एक्शन लेते हैं, वहां पर बेटियां और इतनी असुरक्षित है राजस्थान के अंदर में, राजस्थान के अंदर में कितनी बेटियां असुरक्षित है, क्या हो गया? अरे उसके बारे में क्या देश आपको नहीं पूछेगा? क्या आपको देश नहीं पूछेगा? क्या आपसे देश जरूर पूछेगा। देश का सवाल भी बनता है, देश का सवाल भी बनता है। ऋतु जी, आप अपनी संवेदनशीलता रखिए। किसी ने मना नहीं किया है जो कि संवेदनशीलता नहीं रखिए, लेकिन अपने प्रदेशों में जाकर झांक करके भी देखते हैं। यहाँ पर जब से प्रदेश सरकार हो सर, अपना स्टेट क्या होता है सर? यहाँ पर गीता फोगाट, बबीता फोगाट ये जब परफॉर्म करने गई थी तो क्या राजस्थान की बेटी बन के गई थी, हरियाणा की बेटी बन के गई थी, यूपी की बन के गई थी या दिल्ली की बन के गई थी? इन सब के अलग झंडे होते हैं सर? क्या तिरंगा ऊपर होता है ना? नहीं, जब कोई जीतता है, जब प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं तो ऊपर क्या जाता है? तिरंगा, इंडियन फ्लैग, देश के नाम से खेलती हैं। इनके राज्य में क्या होता है, मेरे राज्य में क्या होता है? बनस्पत ये कि कम से कम सिचुएशन ऐसी नहीं आनी चाहिए कि एक खिलाड़ी जिसकी जगह कम से कम रेसलिंग रिंग है, उस खिलाड़ी की जगह वो कोना नहीं होना चाहिए जहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर में वो खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने। देश का सवाल में आ जाए।